उमर खालिद को लेकर के जो अटकलें तेज हो गई थी, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। वो कह रहे, माफ़ कीजिएगा, इनसे यानी दिल्ली पुलिस, उन्होंने जवाब मांगा है जो आखिरकार इतने दिनों तक आप कर क्या रहे थे, और अगली सुनवाई का डेट उन्होंने दे दिया। क्या लग रहा है, न्याय अब दूर नहीं है उमर खालिद को लेकर? देखिए, ये सारी चीज़ें तय करता है जुडिशरी पे। मैं बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी क्योंकि जुडिशरी पे बोलना हमारे क्षेत्र में नहीं आता। हम पत्रकार सही हैं, लेकिन जुडिशरी जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हमें न्याय की उम्मीद ही जुडिशरी से है ना। हमें इन्हीं से न्याय की उम्मीद कर सकते हैं, तमाम नेताओं से तो हम कर नहीं सकते। तो जुडिशरी पे हमें यकीन रखना होता है। लेकिन अगर हमें न्याय भी मिले, लेकिन बहुत देर में मिले, तो वो न्याय नहीं रह जाता, जो कि उमर खालिद के साथ हो रहा है। हाँ, लेकिन वही उमर खालिद को लेकर के कन्हैया कुमार उनके साथी रहे, लेकिन उनका बयान नहीं आ पा रहा है कुछ दिनों से। देखिए, मैंने कहा ना कि किसी का साथ देने के लिए हमेशा साथ खड़े नजर आना जरूरी नहीं होता। आपको हमेशा, आप कहीं दूर से भी किसी को आप मजबूती दे सकते हो, तो हो सकता है कि वो आप कुछ उनकी अपनी अलग तरह की चीजें चल रही हो, लेकिन बयान देने से क्या होता है, कई बार चीजें और कमजोर होती हैं। तो इसी को करते हुए उमर खालिद से उनका जो भी है, उन्होंने कहा एक पॉडकास्ट में कि इन लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा, ये गलत है। तो क्या लग रहा है, आखिरकार इसके पीछे की साजिश कोई पॉलिटिकल जोड़ रहा है? तो कोई कह रहा है जो न्याय में देरी हो रहा है, उनके पिता लगातार प्रोटेस्ट तक कर रहे हैं। देखिए, हमारे देश का अभी जो सिनेरियो बना हुआ है वो ये है कि एक समुदाय को टारगेट करेंगे तो दूसरा समुदाय आपको बहुसंख्यक वोट करेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है कि आप लोगों को दिखाएं कि हम इनको टारगेट कर रहे हैं। तो एक तरफ से जो कहते हैं ना कि वो वर्क कर रहा है कि आप बहुसंख्यक को एक करने के लिए आप कुछ चंद लोगों को टारगेट करें। इसी उमर खालिद इसी का शिकार है, क्योंकि उनके ना तो भाषण में कहीं ऐसी कोई बात थी, ना ही उनके चरित्र पे ऐसा कोई दाग है कि उन्होंने कभी लड़ाई मारपीट की हो। लेकिन उनको बिना किसी चार्जशीट के इतने समय तक जेल में रखना, ये भी अन्याय ही कहा जाएगा। इसको पॉलिटिकली इस तरीके से जोड़ा जा रहा है, जो दिल्ली पुलिस ने कुछ इस तरीके कोई साक्ष्य पेश नहीं कर पाई है, लेकिन उसके बावजूद भी कई धाराओं में इनको मतलब जो केस किया ना। पॉलिटिकल चीजें आप देखिए, कपिल मिश्रा जिसने खड़े होके दंगे भड़काए, वो बाहर है ना। उस पे तो कार्रवाई नहीं हुई ना। जो दंगों में शामिल थे उन्हें छूट मिल गया, लेकिन आपने कहा कि ये दंगा भड़का सकते हैं, उनको जेल में लिया, तो उनके खिलाफ अभी तक कोई चार्जशीट दाखिल नहीं हुई। बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के 5 साल तक कानून प्रक्रिया चले, उसके बाद सजा हो तो समझ में आएगा कि इन्होंने ये गलती की थी, इनको सजा मिली है। बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के चले हुए उनको इतने समय तक जेल में रखना, ये बहुत गलत है और ये एक तरह का अन्याय है। इसमें सारे शामिल है। इसमें किसी एक को कह देना कि ये गलत होगा, इसमें कहीं ना कहीं सभी शामिल है। ये जो समय है, ये कहते हैं बहुत बड़ा बलवान है। हो सकता है आने वाले दिन में उमर खालिद छूट जाए और अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाए। नहीं, उनके पिता का भी एक जो है वो मीडिया के दौरान बातचीत करते हुए वो कह रहे थे, जो दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंदर में आता है और अमित शाह जी नहीं चाहते जो हमारा बेटा और हमारी बेटियां जो जेल में बंद है दिल्ली दंगा केस में, वो जेल से बाहर आए। देखिए, वो एक पिता है और इतने सालों से हर जगह जगह जाके वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। वो समझ सकते हैं उनका दर्द क्या है अपने बेटे को लेकर। एक बेटा जो बिना किसी जुर्म के जेल में हो, बिना जुर्म साबित किए हुए, यहाँ तक कि उनको अधिकार भी नहीं है अपनी बात रखने का अभी तक। सिर्फ वो बेल मांग सकते हैं जब तक, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे। तो वो उनकी सोच है। और ये अमित शाह दिल्ली पुलिस के अंडर में दिल्ली पुलिस है, ये किसी से छिपा तो है नहीं। ये बार बार सारी चीजें टाल देते हैं। लेकिन आज जो गृह मंत्रालय है वो क्या कर रहा है? गृह मंत्रालय जिसे चाहता है उसे छोड़ देता है, जिसे नहीं चाहता उसको अंदर कर देता है। हुमा जी, आजम खान को लेकर के कहा जा रहा है जो कभी भी वो बीएसपी में यानी कि मायावती जी के साथ आ सकते हैं। इसके पीछे की क्या कोई राजनीति चल रही है या फिर ये आकलन सही माना जा सकता है? देखिए, ये एक कहते हैं जब कोई बाहर निकलता है तो एक पहले से ही एक कॉन्सेप्ट मतलब चलती रहती है बातें कि बसपा में जाएंगे, अलग दल बनाएंगे, तरह तरह की बातें की जा रही थी, क्योंकि दिखाया जा रहा था कि सपा से उनकी दूरी है और अखिलेश यादव
उनको नहीं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि अब्दुल्ला आजम उनके जो बेटे हैं, उनका एक साफ आया था, एक पॉडकास्ट में उन्होंने बात करते हुए कहा था कि जो लोग आते हैं मिलके चले जाते हैं, वो सपोर्ट नहीं कर रहे। अखिलेश यादव और पार्टी उनके साथ पूरी तरह खड़ी है और उन्होंने सपोर्ट किया है। तो मुझे जहाँ तक मेरी जितनी पॉलिटिकल समझ कहती है और जो अभी देश का सिनेरियो है उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि आजम खान अभी बसपा में जाएंगे या किसी अन्य पार्टी में शामिल होंगे। लेकिन उनसे एक सवाल पूछा जब वो मीडिया कर्मी से मुखातिब हुए थे जेल से बाहर आने के बाद, और कहा गया अखिलेश यादव से क्या और किस तरीके की रिश्ता है, उनसे बातचीत हुई फोन पर, तो वो साफ मना कर दे, कह रहे मुझे बीवी का नंबर तक याद नहीं है तो मैं अखिलेश को कैसे। अब आप इससे बड़ी बात क्या समझेंगे? उन्होंने क्या कहा कि सबसे जो करीबी होता है बीवी और बच्चे होते। जब उन्होंने बीवी और बच्चों का भी नाम नहीं लिया, बीवी का नाम लिया उन्होंने, तो आप समझ सकते हैं कि जो अखिलेश यादव भी उनके बच्चे की तरह हैं। उन्होंने ही कहते हैं कि टीपू नाम भी उन्होंने ही दिया अखिलेश यादव को, ऐसा कहा भी जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने तो मीडिया तरह तरह के सवाल करेगी और उन्हें अभी मीडिया से बचना भी है, क्योंकि चुनाव 2027 में आने वाले हैं। उससे पहले तमाम तरह के जो परपंच हैं बीजेपी द्वारा किए जाएंगे, सारा समीकरण बैठाया जाएगा, किसको किसके साथ ले जाना है। ये तो बीजेपी तय करती है कि किसके साथ किसका कोलैबोरेशन करना है, किसका गठबंधन कराना है, क्योंकि बीजेपी देख रही है कि आने वाले साल में जो सत्ता हाथ से निकलती हुई उन्हें दिख रही है, तो वो सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन ये भी तो सच है ना, जितने दिन वो लगभग 23 महीने जेल में रहे, ना तो उनसे अखिलेश यादव मुलाकात करने के लिए गए, ना डिम्पल यादव गए, ना यहाँ तक चाचा शिवपाल यादव भी नहीं गए। ठीक है, मैं तो ना तो उनके करीबी हूँ, लेकिन जो मेरी समझ कहती है कि कभी कभी किसी बड़े मुद्दे को सुलझाने के लिए आपको छोटी छोटी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो क्या पता जो उनका कानूनी लड़ाई चल रही थी वो सही से सुचारू रूप से चले, इसके लिए अखिलेश और डिम्पल ने या तमाम लोगों ने दूरी बनाकर रखी हो, क्योंकि जो कानूनी लड़ाई होती है वो दूसरी तरह से लड़ी जाती है। वहाँ जो सरकार साक्ष्य पेश करती है, सरकार यूपी में बीजेपी की है, सेंट्रल में बीजेपी की है, तो वो तमाम तरह की लड़ाई लड़नी पड़ती है। इसीलिए कई बार हमें ऐसा शो करना पड़ता है कि हम दूर हैं। एक बार अखिलेश यादव का भी बयान आया है, एक जो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। वो कह रहे हैं अगर 2027 में हमारी सरकार बनी, समाजवादी पार्टी की या महागठबंधन की, तो अखिलेश माफ कीजिएगा आजम खान पर जितने भी केस लगे हुए हैं जो गलत धाराओं में, हम उसे मतलब उन धाराओं को लेकर के हम कोर्ट में जाएंगे और उसे मतलब निरस्त करेंगे, खत्म करेंगे। बिल्कुल, जिस प्रकार आप देखेंगे कि योगी जी सत्ता में आते हुए सबसे पहले क्या किया, उन्होंने अपने ऊपर जितने भी केस थे उनको खत्म कराया। तो जो आप बताइए, एक आजम खान पे मुर्गी चोरी, मतलब छोटे छोटे जानवर, मतलब इस तरह की किताब चोरी जैसे इल्जाम लगे, क्या ये कहाँ तक सत्य है? माना करप्शन का, आप करप्शन एक चीज है, करप्शन पे आप साबित करते तो समझ में आता, लेकिन राजनीतिक रूप से जो उन्हें फंसाया गया छोटी छोटी चोरियों में, उनके केसेस हैं। तो ये कहीं ना कहीं तो तर्क संगत है कि आप आए थे सत्ता में तो आपने अपने केस हटाए, जबकि वो बाहुबल के केस थे उन पे। तो इस तरह से अगर एक व्यक्ति पे जिसपे लगे हुए हैं केसेस, जो आपने राजनीतिक नफरत के चलते आपने एक समुदाय विशेष को टारगेट करने के लिए यूपी में कहा था कि हम इन लोगों को मिट्टी में मिला देंगे, उसको करते हुए आपने आजम खान पे कार्रवाई की,